स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में चर्चा करेंगे। 21 मार्च 2024 को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके रेसिडेंस पर रात 9 बजे ईडी का छापा पड़ता है। 11 बजे तक पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार करके ईडी दफ्तर ले जाया जाता है। आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स और कार्यकर्ता उनके रेसिडेंस के बाहर आकर बहुत ज़्यादा नारेबाजी करते हैं, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईडी का कहना है कि उनको 9 समन्स भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने 9 समन्स में से एक भी समन्स का जवाब नहीं दिया, जिसके लिए उन्हें मजबूरन उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली लिकर स्कैम में गिरफ्तार किया गया है। ये दिल्ली लिकर स्कैम दोस्तों, ये जो कनेक्टेड है ये एक्साइज पॉलिसी 2021-22 से कनेक्टेड है। आबकारी नीति जो दोस्तों ये लेकर आई गई थी, इसके जो नेतृत्व करता थे वो नेतृत्वकर्ता आपके मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र कुमार जैन थे, जो आज के समय पर गिरफ्तारी के चलते जेल में बंद है। अब ये समझिए कि ये एक्साइज पॉलिसी है क्या। एक्साइज पॉलिसी जो आपका शराब या फिर तंबाकू को लेकर कोई भी सरकार कोई चेंजेस योजना के अंदर करती है, तो वो सब एक्साइज पॉलिसी के अंदर आता है दोस्तों। शराब की दुकानों के जो स्टोर के लाइसेंस थे, उनका लाइसेंस का दाम बहुत अधिक बढ़ा दिया गया था। जो कभी 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष हुआ करता था, उसको 75 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया। सरकार ने जो नई नीति बहाल की थी, इसमें यह भी कहा गया था कि वो शराब माफियाओं को बिल्कुल ख़त्म कर देंगी और शराब का जो आउटलेट होगा, जो शराब की दुकानों का आउटलेट होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करने की बात थी। और शराब जो अवेलेबल होगी वो सुबह 3 बजे तक भी अवेलेबल थी, और जो ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए MRP पर छूट देने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए थे। तो ये सब नीतियाँ चल रही थी दोस्तों एक्साइज पॉलिसी में 2021-22 में। दिल्ली को 32 जोन में वर्गीकृत किया गया था, जिनमें 8 से 10 वार्ड थे और उनमें से प्रत्येक में 27 दुकानें थीं। इसका मतलब प्रत्येक नगर पालिका में 2 से 3 आपका शराब विक्रेता रहते थे। ऐसा इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया था कि ये सब चीज़ होंगी। जब ये बिल उपराज्यपाल को भेजा गया तो उन्होंने अनऑथराइज्ड एरिया में कुछ कंडीशन के साथ इसको लागू कर दिया, इस बिल को पास कर दिया। जून 2022 की बात है दोस्तों। दिल्ली कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली पुलिस में केस दर्ज किया। उनका ये कहना था कि ये जो एक्साइज पॉलिसी लेकर आई गई है, ये बहुत ज़्यादा घोटालों की एक्साइज पॉलिसी है। इसमें पूरा का पूरा जो लिकर सेक्टर है ये निजी कंपनियों के हाथ में दे दिया गया है, और इन निजी कंपनियों से लाइसेंस के बदले में रिश्वत ली जा रही है, पैसा लिया जा रहा है आप मंत्रियों द्वारा। ये पूरे का पूरा घोटाला स्कैम बताया गया था इसे, और इसके लिए एजेंसियों की जांच की डिमांड भी रखी गई थी दोस्तों कांग्रेस और बीजेपी द्वारा। जुलाई 2022 को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली विनय कुमार सक्सेना ने इसके अंदर CBI की जांच की मांग की, जिसको लेकर CBI की जांच की गई, और उनमें LG जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका ये कहना है कि इस नीति को बनाते समय पूरी तरीके से एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन को दरकिनार कर दिया गया, उसको नज़रअंदाज किया गया था। और एक्सपर्ट कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है कि इसमें सरकारी खजाने को 580 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। ईडी ने एक बहुत बड़ा एलिगेशन आप पार्टी पर यह भी लगाया है कि जो लिकर होलसेलर थे, इनका जो प्रॉफिट मार्जिन इसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया। ये जो 12% का प्रॉफिट मार्जिन है, ये पहले 5% का हुआ करता था, और इस 12% के प्रॉफिट मार्जिन के बदले 6% ये मंत्री खुद रिश्वत के रूप में लेंगे। इस प्रॉफिट मार्जिन की जो सलाह थी दोस्तों, ये पूरी मंत्रिपरिषद की बैठक में नहीं लिया गया था। जो मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें इस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में नहीं बताया गया था। इसको भी लेकर बातें सामने आ रही हैं। और एक खास जो आरोप लगाया जा रहा है ईडी के द्वारा, वो ये भी लगाया जा रहा है कि ये जो आपके विजय नायर हैं, जो कम्युनिकेशन इंचार्ज थे आपके, इन्होंने मनीष सिसोदिया से बहुत ज़्यादा क्लोजली इंटरेक्ट थे। इन्होंने 100 करोड़ रुपए साउथ ग्रुप से लिए थे किकबैक्स के रूप में, रिश्वत के रूप में। दोस्तों ये साउथ ग्रुप में आपको बता दूं, इस पूरे कम्युनिकेशन में साउथ ग्रुप का जो नाम लूँगा, ये साउथ ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है। इस साउथ ग्रुप में 2-3 बिजनेसमैन हैं बहुत बड़े बड़े, जिनके नाम हैं, जैसे आपका जो पूर्व तेलंगाना CM हैं चंद्रशेखर राव, इनकी बेटी के कविता,
और अंगोल लोकसभा एमपी मंगूटा श्रीनिवासलु रेड्डी, जो कि YSRCP आंध्र प्रदेश पार्टी से रिलेट करते हैं, और साथ ही हैदराबाद बेस्ड बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। इस सारा का सारा ग्रुप मिलकर दोस्तों ये 7 ग्रुप के नाम से जाना जा रहा है। ईडी का ये एलिगेशन है कि इस रिश्वत के बदले इन्होंने इस 7 ग्रुप बिजनेसमैन को बहुत अधिक फायदे पहुंचाए हैं, चाहे वो रिटेल लाइसेंस को लेकर हो, चाहे होलसेल लाइसेंस को लेकर हो। ये जो 7 ग्रुप बिजनेसमैन थे दोस्तों, इन्होंने पहले कभी भी शराब की, लिकर या इंडस्ट्री में कभी पैर नहीं रखा था। इस बिज़नेस को लेकर इनका कोई अनुभव नहीं था, और फिर भी इनको इतने ज़्यादा अलाउंस दिए जा रहे थे, जिसको लेकर ईडी ने बहुत ज़्यादा इन पर एलिगेशंस लगाए हैं। इसी बीच बीजेपी के IT सेल ने एक स्टिंग ऑपरेशन वीडियो निकाला, जिसमें सनी मरवा जो FIR आरोपी था, इसके पिता ने एक्साइज ड्यूटी के नाम पर पैसा वसूलते हुए एक वीडियो सामने आ गया, जिसके बाद जो IT सेल था, जो IT सेल के हेड थे अमित मालवीय, इन्होंने ये वीडियो जारी की थी, और इसमें ये बताया गया कि ये जो पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी के अंदर बहुत तरीके के मिडिलमैन, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि बिचौलिया और आपके माफिया इसके अंदर आ चुके हैं और पैसा खा रहे हैं। ईडी के इस पूरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में अब तक आप लीडर के 4 नेता, आप पार्टी के 4 नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें आपके एक आ जाते हैं सतेंद्र कुमार जैन, एक आपके हो जाते हैं मनीष सिसोदिया, एक आपके हो जाते हैं संजय सिंह, और एक खुद अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा के कविता, जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो आपके तेलंगाना के पूर्व तेलंगाना CM चंद्रशेखर राव की बेटी है, भारतीय राष्ट्र समिति में है ये पार्टी में, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, के कविता को, क्योंकि ये भी 7 ग्रुप बिजनेस के नाम पर इनका भी नाम आ रहा था। चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा जो उनके सपोर्टर्स हैं और नॉन सपोर्टर्स हैं, उनका विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। जो आप पार्टी हैं दोस्तों, ये जो लोक कल्याण मार्ग है, PM आवास के सामने आकर नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको जस्टिस दो। और जो आपका BJP सपोर्टर्स हैं, इन्होंने जो दिल्ली सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है उसके बाहर जो है ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, जो CM हैं, इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर ईडी का एलिगेशंस चल रहे हैं और इन पर कार्रवाई हो रही है, और हाई कोर्ट ने इनकी बेल जो है रद्द कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट की उनकी जमानत रद्द करने के बाद ये जो दोस्तों रिएक्शन सामने आ रहा है, उसमें रिएक्शन के तौर पे एक चीज़ ये भी आई है कि जो आप पार्टी के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं राजकुमार आनंद, इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और कहा है कि वो नहीं चाहते कि करप्शन में उनका भी नाम आ जाए अरविंद केजरीवाल के साथ। इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। ईडी द्वारा जो डॉक्यूमेंट जुटाए गए थे, न्यू पॉलिसी किस तरीके से आई और इसको लेकर, उसमें ये बताया गया है कि जो रिटेल मार्जिन है वो आपका 989% आपका बढ़ जाएगा इस पॉलिसी के आने के बाद। यानी कि आप ये समझिए कि कोई भी रिटेलर, या फिर आप ये समझिए कि कोई भी जो सेलर होगा, जो भी उसे गुड्स अपना प्रोडक्ट बनाने में जो भी उसको पैसा खर्च हो रहा है, या जो भी उसका जितना भी खर्चा हो रहा है, उससे ज़्यादा वो मार्जिन लेकर चलेगा, तो उसमें जो बढ़ोतरी होगी मार्जिन में, वो 989% तक बढ़ जाएगी। अब इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि 750 ml की कोई बोतल है किसी एक सेम ब्रांड की, उस पर जो आपका पहले जो रिटेल मार्जिन होता था वो 33.63 रुपीज़ के आसपास होता था, जो अब इस पॉलिसी के आने के बाद ये मार्जिन 363.23 रुपीज़ के आसपास बढ़ जाएगा। तो इससे आप लगा सकते हैं कि इतना ज़्यादा रिटेल मार्जिन बढ़ जा रहा है इस पॉलिसी के आने के बाद। और आपका जो कंज्यूमर के लिए जो बोतल मिलेगी, अगर वो बोतल 530 रुपये की है, तो अब वो बोतल 560 रुपये की मिलेगी, यानी कि कंज्यूमर को भी वो 30 रुपये अधिक देकर ख़रीदनी पड़ेगी। तो इसमें ये भी बात कही जा रही है कि कंज्यूमर को इसमें पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो इस पॉलिसी को के लिए कंज्यूमर के लिए फ़ायदा क्या हुआ इस पॉलिसी को लाने से, जब उसको वही बोतल ज़्यादा रुपये में ख़रीदनी पड़ रही है। ईडी ने अपने जुटाए गए डॉक्यूमेंट्स में आगे ये बताया कि ये जो पुरानी वाली एक्साइज पॉलिसी थी, इसमें टोटल एक्साइज ड्यूटी किसी एक बोतल पर 224 रुपये के आसपास जाता था। ये जो दोस्तों एक्साइज ड्यूटी थी, ये अब आपकी न्यू पॉलिसी आने के बाद सिर्फ 2 रुपये के आसपास ही एक्साइज ड्यूटी बैठ रही है। यानी कि आप ये समझिए कि गवर्नमेंट को मिलने वाला पैसा, जो पहले कभी 224 रुपये टैक्स के रूप में कटता था किसी एक बोतल पर, वो अब सिर्फ 2 रुपये कटेगा, जिससे कि राजस्व में कमी आएगी। ये ईडी का कहना था, ईडी का एलिगेशन देना था कि कम से कम 99% के आसपास ये एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया गया है। इसकी प्रतिक्रिया में आप सरकार ने सारे एलिगेशंस को मना कर दिया है और कहा है कि सारे के सारे एलिगेशंस बोगस हैं और ये बिल्कुल बेबुनियाद है।
उन्होंने ये बताया है कि ईडी और सीबीआई के पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है जिससे वो ये सब चीज़ें प्रूफ कर पाएँ, वो सिर्फ सोर्स के बेसिस पर बोल रहे हैं। और सिसोदिया का अपनी विधानसभा के उस टाइम पे भाषण में ये भी कहना था कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो नॉन वाजपेयी इलाके हैं वहाँ पर अपनी सरकार बनाना और जो दूसरी जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उनको ख़त्म करना इनका उद्देश्य है। आप गवर्नमेंट ने ये बताया कि इस नई पॉलिसी को लाने से हमारे राजस्व को फ़ायदा हुआ है। जहाँ पहले हमें राजस्व में 6000 करोड़ रुपए का मिलते थे या 6000 करोड़ रुपए का फ़ायदा होता था, वहीं आज इस पॉलिसी को लाने के बाद 9500 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है। यदि आप लाइसेंस की बात करें तो एक होता है L1 लाइसेंस, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तय किया गया था। इस L1 लाइसेंस की कीमत पहली वाली पॉलिसी में 10 लाख रुपए थी, जो अब न्यू पॉलिसी में 5 करोड़ रुपए थी। ऐसे ही एक L7 लाइसेंस होता है जो कि रिटेलर्स के लिए होता है। इस लाइसेंस की पहली वाली कीमत दोस्तों 8 लाख रुपए थी, जो अब जो है 11.18 करोड़ रुपए का लाइसेंस मिल रहा था ये वाला। तो इस तरीके से लाइसेंस के थ्रू जो राजस्व जनरेट हुआ उसके आधार पर इन्होंने बताया कि हमें जो राजस्व मिला है वो 9500 करोड़ रुपए मिला है, जो पहले 6000 करोड़ मिलता था। तो इस तरीके से राजस्व में 60% की बढ़ोतरी दिखाई आप सरकार ने, और ये कहा कि इस पॉलिसी से हमको फ़ायदा हुआ है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है, इस गिरफ्तारी को ये भी कहा जा रहा है कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर के पद पर रहते हुए गिरफ्तार हो गए हैं। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये जो गिरफ्तारी सबकी हो रही है आप नेताओं की, ये सारी की सारी गिरफ्तारी PMLA एक्ट 2002 के तहत हो रही है। PMLA यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक्ट दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्ट है। इस एक्ट के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तार करने के बाद बेल बड़ी मुश्किल से मिलती है। अभी हाल ही में संजय सिंह को उस पर बेल मिली है 6-7 महीने बाद, और उनके बेल मिलने का जो बेस है वो ये बताया गया कि ईडी ने उनके बेल मिलने को विरोध नहीं किया था बेल मिलने का। इस वजह से जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो है उसको बेल दे दी थी, संजय सिंह को उनको बेल दे दी थी। और दोस्तों एक बात और समझिए, जो PMLA एक्ट है इसका एक सेक्शन 45 है। ये सेक्शन 45 सेक्शन जो है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेक्शन है। इसके अंदर एक तरीके से ये कहा गया है कि कोई भी कोर्ट जो है वो तभी इसमें जो है उसको अगर बरी करता है या फिर उसको अगर ज़मानत भी देता है तो वो इस बात को इंश्योर कर ले कि वो भविष्य में कोई आपराधिक मामलों में लिप्त नहीं होगा। तो इसी बेस पर वो सिर्फ उसको, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं, वो सिर्फ इसी बेस पर जो है ज़मानत दे सकते हैं या बरी कर सकते हैं उसे। और इस एक्ट के अंदर तब तक आदमी दोषी ही रहता है जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता पूरे ट्रायल के दौरान कि ये बंदा बिल्कुल सही है, बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो है, लेकिन आपको ये सबूत लाना होगा कि ये किसने किया है और आपको फिजिकल एविडेंस दिखाने होंगे। उन्होंने ईडी और सीबीआई से कहा है ऐसा। उन्होंने ये कहा है कि आपको अपराध की आय दिखानी पड़ेगी। ये PMLA एक्ट के अंतर्गत दोस्तों अपराध की आय दिखाना जरूर होता है कि आपने जो भी गबन करके या जो भी गड़बड़ी करके जो पैसे लिए हैं उन पैसों का कहीं यूज़ दिखाओ, या उसके किसी भी संपत्ति में क्या वो बढ़ोतरी हुई है। तो इन सब चीज़ों को शो कराना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है अब तक जांच में, ना कुछ ऐसा फिजिकल एविडेंस दिखाया जा रहा है। अब इसी चीज़ को लेकर मनीष सिसोदिया आज भी बंद हैं जेल के अंदर, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी किसी भी तरीके का फिजिकल एविडेंस या अपराध की आय कहीं दिखाई नहीं गई, या कहीं भी सबूत में नहीं पेश कर पाए ईडी और CBI, जिसके बाद आज भी PMLA एक्ट की वजह से वो जेल के अंदर है। आप पार्टी के द्वारा और उनके राजनेताओं के द्वारा और कुछ न्यूज़ चैनल्स में एक बात और सामने आ रही है कि ऑरोबिंदो फार्मा के मालिक शरद रेड्डी ने अपनी गिरफ्तारी में ये लिकर स्कैम के मामले में कथित तौर पर दोषी करार दे दिए गए थे ईडी के द्वारा। इनको पूरी तरीके से दोषी करार दिया गया था, और इनकी गिरफ्तारी के 5 दिन बाद इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है आपका दोस्तों ECI का डाटा आने के बाद से ये सब चीज़ें पता लग पाई। अगर दोस्तों आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं पता है तो आप जाके मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड को अच्छी तरीके से बताया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। और मैं दोस्तों बता दूं, उसके 5 दिन बाद जब इन्होंने 5 करोड़ रुपए की शरद रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और समय समय पर और ज़्यादा बॉन्ड वो खरीदता रहा, और जिसके बाद इसको कथित तौर पर यहाँ पर इस हाई प्रोफाइल केस में सरकारी गवाह बना दिया गया, और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इसको माफ़ी भी दे दी गई है।
इस हाई प्रोफाइल मामले में। अब केजरीवाल पर दोस्तों ईडी द्वारा इतने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और उन आरोपों का वो जवाब भी दे रहे हैं कि ये सारे आरोप जो है बेबुनियाद है। अब ये सब चीज़ देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल की बैकग्राउंड कैसा था। तो बैकग्राउंड के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 में हुआ था। इनका जन्म हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनकी जो ज़्यादातर स्कूलिंग रही है वो सोनीपत में भी हुई है, हिसार में भी इन्होंने स्कूलिंग करी है अपनी। और इनका जो ज़्यादातर समय है चाइल्डहुड वो ज़्यादातर आपका सोनीपत, गाज़ियाबाद या फिर हिसार जैसे इलाकों में ही बीता है, जो कि नॉर्थ इंडियन हमारे जो है सिटीज़ हैं, इन्हीं में इनका पूरा टाइम बीता है। 1985 में इन्होंने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें इनकी 563वीं रैंक आई थी। और इसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन करी IIT खड़गपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने ग्रेजुएशन करी थी। इसके बाद 1989 में इनको जो है टाटा स्टील में इनकी जॉब लगी थी और जमशेदपुर बिहार में इनकी पोस्टिंग हुई थी। 1992 में इन्होंने जो है वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि इन्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी। कलकत्ता में उन्होंने कुछ समय बिताया था और वहाँ पर इनकी मुलाकात मदर टेरेसा से हुई थी, जहाँ पर उन्होंने मिशनरियों के साथ मिलकर लोगों की सेवा भी करी थी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन में भी काम करा था और ये नेहरू युवा केंद्र में भी स्वयं सेवक की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने 1995 में IRS पे दोस्तों पद पर थे। ये IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इसमें ये एज ए असिस्टेंट कमिश्नर थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। बाद में इन्होंने 2006 में यहाँ से रिज़ाइन कर दिया एज ए जॉइंट कमिश्नर इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दिल्ली। इसके बाद इन्होंने जो है अपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट NGOs चलाए जिन पर इन्होंने काम करा। एक आपका जो है परिवर्तन और एक आपका कबीर। ये दोनों की दोनों इनकी इंपॉर्टेंट NGOs हैं जिन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। परिवर्तन जो NGO था ये 1999 में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर खोला था। इसका जो मेन काम था दोस्तों वो ये था कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपका सोशल वेलफेयर स्कीम हो गई और आपका इनकम टैक्स या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो लोगों के, जो आम नागरिकों की जो शिकायतें थी, ये उस पर काम करता था। ये जो आपका परिवर्तन NGO था ये इंस्टीट्यूशनल डोनेशन को नहीं लेता था, ये एक इंडिविजुअल डोनर से काम चलाता था, यानी कि चंदे के बेस पर ही चलता था और ये कोई रजिस्टर्ड NGO भी नहीं था। इसके बाद में इन्होंने 2005 में कबीर नाम का एक रजिस्टर्ड NGO खोला। ये परिवर्तन की तरह नहीं था, ये एक रजिस्टर्ड NGO था और जो कि इंस्टीट्यूशनल जो डोनेशन होता है उसको भी एक्सेप्ट करने लगा था, यानी कोई भी संस्था जो पैसे देती है उसको ये एक्सेप्ट करने लगा था। इन्होंने जो है RTI एक्ट के थ्रू बहुत सारे गवर्नेंस के अंदर जो पार्टिसिपेशन होता है उसको जो है लागू करवाया और 2001 में आपको पता होगा दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में 2001 में राज्य स्तर का RTI एक्ट आ चुका था, जिसको लेकर इन्होंने इनकी जो परिवर्तन और ये जो आपकी कबीर हैं इन्होंने रिकॉर्ड जो है उनको अवेलेबल करा दिए बहुत ही कम पैसे में। तो गवर्नमेंट के जितने भी आपके सरकारी दस्तावेज हैं वहाँ तक आम नागरिकों की जो पहुँच बन पाए उसके लिए RTI का ये यूज़ करने लगे, वो भी बहुत कम शुल्क में। 2002 में इस परिवर्तन NGO द्वारा एक काम किया गया कि जो दिल्ली के क्षेत्र के अंदर जो 68 सरकारी परियोजनाएं चल रही थी उनका इनको डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए, जिसमें से इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई और उसमें ये पता लगाया कि उनमें से 64 परियोजनाओं के अंदर 7 मिलियन रुपए का हेराफेरी हो रही थी, जिसको इन्होंने दूर करा। ऐसे ही अगर आप और ज़्यादा बात करो तो 2003 में और फिर बाद में 2008 में यही आपका जो परिवर्तन NGO था इसने PDS स्कैम का पर्दाफाश किया। एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का घोटाला चल रहा था। उसमें ये था कि जो आपके राशन शॉप डीलर्स थे वो कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर जो आपका सब्सिडी से मिलने वाला अनाज था उसकी हेराफेरी कर रहे थे। इन्होंने उसको भी पकड़वाया। – 2004 में इस परिवर्तन NGO ने एक और बहुत बड़ा काम करा। इसने जो दिल्ली विधानसभा के अंदर जो RTI एक्ट था उसका प्रयोग करके, उस RTI का यूज़ करके जो सरकारी एजेंसीज और आपका जो वर्ल्ड बैंक है उनसे कम्युनिकेशन करा। उस समय हो क्या रहा था दोस्तों कि आपका प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर की बात चल रही थी, यानी कि जल को निगमीकरण करने की बात चल रही थी, जिससे होता क्या कि इस परियोजना के आने के बाद से जो पानी जो अवेलेबल होता उसका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और दिल्ली के गरीब आदमी को पानी नहीं मिल पाता, जिससे आपका दिल्ली का आदमी वंचित रह जाता। तो इसी को इन्होंने समझाया अपनी RTI में आपका वर्ल्ड बैंक को और
गवर्नमेंट एजेंसीज़ को कि आप इस तरीके की परियोजना ना लेकर आए। तो इसी के चलते बाद में परियोजना बंद भी कर दी गई। परिवर्तन एनजीओ के थ्रू एक और काम अभियान चलाया गया था, जिसमें हुआ क्या था कि जो आपके जो न्यायालय हैं उसके आदेश से एक ऐसा एक्ट पारित हुआ था जिसमें जो ऐसे स्कूल हैं जो सरकारी भूमि पर बनाए गए हैं रियायती मूल्य पर, तो उनको जो है शुरुआत के 700 बच्चों को फ्री में निःशुल्क गरीब बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी जो आपका जो अभियान था ये परिवर्तन एनजीओ द्वारा ही आपका जो है लागू हो पाया। अन्ना हजारे, अरुणा रॉय और शेखर सिंह जैसे बड़े बड़े एक्टिविस्टों के साथ केजरीवाल का नाम भी आने लगा, क्योंकि इन सभी ने मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर आरटीआई एक्ट को लागू करने के लिए बहुत काम किए थे। राष्ट्रीय स्तर का जो आपका आरटीआई एक्ट आया था वो 2005 में आया था। 2006 में इन्होंने अपने आईआरएस पे जो ऐसे एज ए जॉइंट कमिश्नर थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिल्ली में, इन्होंने जो है रिज़ाइन दे दिया था। इसके बाद इनके इसी परिवर्तन ने बहुत तरीके के काम करे और आपका जो है ये भी देखा गया आपका कि 2012 तक आते आते ये आंदोलन थोड़ा धीमा धीमा पड़ने लगा। और 2012 में केजरीवाल ने ये कहा कि ये जो परिवर्तन और कबीर द्वारा जो किए गए कार्य थे ये परमानेंट नहीं थे। इसने सुधार तो किए लेकिन ये परमानेंट सुधार नहीं कर पाए। परमानेंट सुधार के लिए उनको कहीं ना कहीं कोई कानून ला के पारित करना पड़ेगा। इस तरीके की उन्होंने नीड दिखाई, जिसको लेकर 2012 में आम आदमी पार्टी बनाई गई और बाद में लेजिस्लेटिव दिल्ली विधानसभा से वो लड़े भी 2013 में और उन्होंने अपनी सरकार भी बनाई थी सपोर्ट से 2013-14 में। बाद में 49 दिन बाद आपको पता होगा दोस्तों इन्होंने छोड़ दी थी सरकार, क्योंकि ये जो है करप्शन से रिलेटेड जो एक लोकपाल बिल होता है उसको लेकर नहीं आ पा रहे थे और अपनी असमर्थता जता रहे थे कि चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी मैं इसको नहीं लेके आ पा रहा हूँ, इस वजह से मैंने जो है 49 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया। 2006 में ही दोस्तों केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड सोशल वेलफेयर की दुनिया में ऑस्कर कहा जाता है। आपको मैं बता दूं ये जो इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था ये इनको आरटीआई एक्ट का यूज़ करप्शन को मिटाने के लिए करने के लिए दिया गया था। 2006 दिसंबर के आते आते केजरीवाल के द्वारा एक और संस्था बनाई गई जिसमें उनका साथी मनोज सिसोदिया भी थे, पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन। इस संस्था में दोस्तों और भी लोग थे जो इस संस्था में ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे थे, जैसे आपका प्रशांत भूषण और किरण बेदी। ये लोग जो परिवर्तन के जो एम्प्लॉय थे इनको वेतन देने का काम भी यही लोग कर रहे थे। 2010 में केजरीवाल ने कॉमनवेल्थ में होने वाले जितने भी भ्रष्टाचार थे उनके लिए आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि जो आपके सीबीसी हैं यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और जो आपका सीबीआई है वो इस कॉमनवेल्थ में करने वाले घोटालों में जो मंत्री हैं इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने में वो असमर्थ हैं, वो नहीं ले सकते उन मंत्रियों के खिलाफ। इस वजह से हमको केंद्र में एक लोकपाल और राज्य के अंदर एक लोकायुक्त का लाना बहुत ज़रूरी है। ये जो लोकपाल और लोकायुक्त की जो डिमांड होने लगी दोस्तों, ये जो एक ऐसे सरकार के अंदर एक ऐसा पद देना था जो कि सरकार की सारी गतिविधियों पे नज़र रखता और सरकार की कोई भी भ्रष्टाचार गतिविधियों को बिल्कुल पर्दाफाश करके उसको सामने लेकर आता और उनको सजा भी दिलाता। तो ये इस तरीके का एक पद का सृजन करने की बात चल रही थी। तो इसी को लेकर आगे आपका बहुत ज़्यादा बड़ा आंदोलन देखा गया जन लोकपाल बिल को लाने के लिए, जो कि आपका 2011 से स्टार्ट होता है और जिसमें आपका नाम आएगा अन्ना हजारे जैसे बड़े बड़े एक्टिविस्ट का नाम। 2011 में दोस्तों आपका अन्ना हजारे, किरण बेदी और केजरीवाल जैसे एक्टिविस्टों ने मिलकर एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया जिसका नाम था IAC ग्रुप, इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप। इस ग्रुप की एक ही डिमांड थी कि केंद्र के अंदर लोकपाल बिल लेकर आया जाए और एक बहुत ज़्यादा मजबूत लोकपाल केंद्र को दिया जाए जिससे करप्शन बिल्कुल गवर्नमेंट का ख़त्म हो जाए। यही जो लोकपाल बिल की डिमांड होने लगी दोस्तों, यही 2011 में सबसे बड़ा आंदोलन बन गया था। इंडियन एंटी करप्शन मूवमेंट हो गया था ये दोस्तों। इसमें जो है आपका जो प्रतिक्रिया में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को वहाँ पर जो है उनसे सलाह ली, जो आपके जो आंदोलनकारी थे NAC जो है इन्होंने सलाह ली और इन्होंने जो है एक ड्राफ्ट बनाया लोकपाल बिल का। ये ड्राफ्ट बनने के बाद जब तैयार हुआ तो केजरीवाल को
ड्राफ्ट मतलब जो है लोकपाल बिल का बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं लगा। उन्होंने कहा कि इस ड्राफ्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या किसी बड़े अधिकारी के ऊपर कोई एक्शन लेने का कोई प्रावधान नहीं था। तो इसके फलस्वरूप जो है आपका कांग्रेस सरकार ने ये कहा कि हम किसी लोकपाल को लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए आदमी पर ज़्यादा दबाव डालने का अधिकार नहीं दे सकते हैं। और इसकी प्रतिक्रिया में केजरीवाल ने कहा कि जो लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ बंदा है, हम उसको डिक्टेटरशिप की तरह काम करने का अधिकार भी नहीं दे सकते हैं। 2011-12 में दोस्तों जन लोकपाल आंदोलन के बाद केजरीवाल का नाम बहुत ज़्यादा उभर के आया सामने, और इन्हें 2013 में विधानसभा के चुनाव लड़े दिल्ली से, जिसमें इनको सरकार बनाने का मौका मिला। हालांकि इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन इन्होंने सपोर्ट से जो है सरकार बनाई, और सरकार बनाने के 49 दिन बाद ही इन्होंने छोड़ दिया था, मतलब पद से इस्तीफा दे दिया। क्योंकि उसके बाद 2015 में अपने सेकंड टर्म में इनको पूर्ण बहुमत मिला। अपने सेकंड टर्म में 70 में से 67 सीटें इनको मिली थी। इसमें इन्होंने बहुत काम किए, जैसे कि आपका इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया 2015 में। मोहल्ला क्लिनिक एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है दोस्तों, जहाँ पर आपको फ्री में इलाज होने के चांसेस हैं। इसके अलावा आपका जो है 2019 में इन्होंने वुमेन के लिए जो आपका बस सर्विस है वो फ्री कर दी थी। पिंक टिकट जिनके पास था उनको सबको फ्री कर दिया था, औरतों को। इस तरीके के काम इनके द्वारा किए गए थे सेकंड टर्म में। ये थर्ड टाइम फिर से बने इसी चीज़ को लेकर। 2020 में फिर से ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इस बार 70 में से 62 सीटें मिलती हैं इनको, और पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार फिर से आ जाती है 2020 में। तो इस तरीके से आपके 3 टर्म पूरे केजरीवाल के चल रहे थे। तीसरी बार ये बने थे 2020 में प्राइम मिनिस्टर। रामलीला मैदान में अपना भाषण देते हैं। अभी तक तो केजरीवाल की आपने सारी अचीवमेंट्स देखी, अब हम बात करेंगे उनकी कंट्रोवर्सीज़ की। समय समय पर वो कंट्रोवर्सीज़ में पड़ते रहे, उन पर कई बार मानहानि के दावे भी लगे हैं। 2014 में केजरीवाल ने भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट जारी करी थी, जिसको लेकर उन्होंने नितिन गडकरी और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं को भ्रष्ट नेताओं की सूची में डाला था, जिसको लेकर नितिन गडकरी ने मानहानि का दावा कर दिया, और बाद में केजरीवाल को उनके केस में उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी। बाद में कपिल सिब्बल से भी इनको माफ़ी मांगनी पड़ी। 2015-16 की बात है, एक और डिफेमेशन केस लगता है अरविंद केजरीवाल पर। वो था अरुण जेटली को लेकर। अरविंद केजरीवाल ने DDCA यानी कि दिल्ली क्रिकेट अकेडमी में अरुण जेटली को दोषी ठहराया, जिसको लेकर बाद में सीधा अरुण जेटली ने 10 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया। बाद में इसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल को माफ़ी मांगनी पड़ी, और इनके साथ साथ कुछ आप नेताएं भी थे, जैसे आपके राघव चड्ढा और आशुतोष। इन्होंने भी संयुक्त रूप से लेटर लिखकर इनसे माफ़ी मांगी अरुण जेटली से। एक और दोस्तों कंट्रोवर्सी थी इनकी। अप्रैल 2023 में बीजेपी ने इन पर एक एलिगेशन लगाया। वो ये था कि अपनी जो दिल्ली रेसिडेंस थी वहाँ पर इन्होंने इसके रिनोवेशन के लिए पब्लिक फंड्स का यूज़ किया था, जो कि अनएप्रोप्रिएट था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसको लेकर CBI और CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कहा है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं जो पैसा जो है वो अप्रोप्रिएट या अनअप्रोप्रिएट रूप से पैसा लगाया गया था या नहीं लगाया गया था रिनोवेशन ऑफ दिल्ली रेसिडेंस के लिए। एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई दोस्तों। केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हो गया था मीडिया फिक्सिंग को लेकर। वो ये था कि केजरीवाल एक इंटरव्यू दे रहे थे पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ। उस इंटरव्यू में जो उनका वीडियो वायरल हुआ था वो ये हुआ था कि वो निर्देशित कर रहे थे वाजपेयी को कि वो अपने इस्तीफे की तुलना भगत सिंह के शहीद होने से करें, और साथ ही जो इंटरव्यू के बीच में उद्योगों के निजीकरण की बात है, यानी कि आपका प्राइवेटाइजेशन की बात है जो आपका उद्योगों की, उसको ड्रॉप कर दें, यानी कि उसको ना बोलें बीच में। जब बाद में ये वीडियो सामने आया तो पुण्य प्रसून वाजपेयी ने सारी की सारी बातें मानी, और वीडियो को देखकर ये पता लगा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की बात सुनी, जिसको मीडिया फिक्सिंग के नाम से जाना गया। ये 2014 का केस था दोस्तों, और इसके बाद पुण्य प्रसून वाजपेयी की पत्रिका पर भी बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। दोस्तों मैंने आपको पूरा बता दिया है कि केजरीवाल जेल में क्यों हैं, और उन पर ऊपर किस तरीके से क्या चल रहा है उनके ऊपर केस, और सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है इसको लेकर, हाई कोर्ट का क्या स्टैंड है इसको लेकर, और क्या एलिगेशंस लगे हैं इनके ऊपर। मैंने हर चीज़ बता दी है आपको। इनका जो आप पार्टी का जो पूरा सफ़र रहा है वो उतार और चढ़ाव दोनों चीज़ों से गुजरा है दोस्तों। इरेगुलरिटीज़ रही है जो कि हर पार्टीज़ में होती है। अभी हमको ये देखना है
कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या फ़ैसला आता है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हमारी फिंगर क्रॉस्ड है दोस्तों, हम कुछ इस बारे में नहीं बोल सकते हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, बहुत बहुत धन्यवाद।